गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका अपने यूट्यूब परिवार इंटेलेक्चुअल क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है एरिया। देखो, सबसे पहले बात करते हैं एरिया, क्षेत्रफल, जिसकी किस किस सरफेस का एरिया अपन निकाल सकते हैं। देखो, दो प्रकार की सरफेस होती है, एक सॉलिड सरफेस और एक डायग्रामेटिक व्यू होता है। जिसको डायग्राम अगर अपन बात करें तो 2D सरफेस और 3D सरफेस। थोड़ा सा सबसे पहले कि 2D 3D में क्या है, जिस पॉइंट पे दो एंगल मिलते हैं वो 2D सरफेस हो जाएगी, और जिस एंगल पे तीन एंगल मिलते हैं, जिस पॉइंट पे तीन एंगल मिलते हैं, तीन कोणों का संगम होता है, वो 3D सरफेस है। देखो, आपके सामने मैं एक बार दो डायग्राम बना देता हूँ। सबसे पहला अपना चैप्टर का नाम है एरिया। इसमें देखो दो कैटेगरी में अपन डिवाइड कर देते हैं, 2D सरफेस और 3D सरफेस। इसको हम बोलते हैं सॉलिड सरफेस भी। ठीक है, देखो एरिया निकालने के लिए अपने पास 2D और 3, एक ऐसा बिंदु जहां पे दो रेखाएं या दो एंगल का संगम होता है, दो यानी ए बी सी। इस पॉइंट पे BC एक BC लाइन है, इस पॉइंट पे एक AB लाइन है, दोनों का संगम है, तो ये 2D। इस वाले पॉइंट को अपन, ये x एक्सेस होगी अपनी और ये y एक्सेस होगी अपनी। जब बात करें 3D सरफेस की, तो एक ऐसा बिंदु जहां पे अपने पास तीन सरफेस मिलती हूं, वो 3D है, A B C। और यहाँ पे मैं O नाम दे देता हूं। यहाँ पे देखो, ये मेरी x एक्सेस, ये y एक्सेस और ये z एक्सेस। देखो कि O से लेके B x एक्सेस हो गई, O से लेके y एक्सेस हो गई, और O से लेके z एक्सेस हो गई। अब देखो, इसमें तीन एंगल हो गए, x y और z। ठीक है, जहां पे तीन एंगल एक साथ मिलते हैं। देखो, अब इसके डायग्राम की बात करते हूं। त्रिभुज, चतुर्भुज, जिसमें आयत, वर्ग, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, जितने भी प्रकार की कैटेगरी होती है वो आ जाएंगी। सर्किल हो जाएगा, ये 2D सरफेस है। जब बात करूं मैं सॉलिड सरफेस या 3D सरफेस वाले डायग्राम की, 3D की, तो उसमें आ जाएगा घन, घनाभ आ जाएगा, क्यूब एंड क्यूबॉइड, साथ में आ जाएगा स्फेयर, गोला, शंकु। इस प्रकार की जो सरफेस होती हैं, देखो शंकु किसका बना हुआ होता है, एक त्रिभुज को काट के, नीचे से काट के उसका पेंदा अगर गोलाकार बन गया तो वो शंकु बन गया। अगर एक गोले में 8-10 गोले ऐसे समागम हो तो वो क्या बन गया, गोला बन, स्फेयर बन गया। जब बात करते हैं आयत, घन की, और जब वर्ग और आयत को अगर डबल में बना देते हैं कि एक ऐसी ही आकृति जिसको अपन देख सकते हैं, ये क्या बन गई अपनी, एक घनाभ बन गए। ठीक है, जब एक वर्ग को घन में कन्वर्ट किया जाता है, एक आयत को घनाभ में कन्वर्ट किया जाता है, तो सॉलिड सरफेस, जब जितने भी अपने मकान बने होते हैं या तो घन की आकृति में होंगे या अपने घनाभ के। सबसे छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपके घर में संदूक होगी, वो एक घनाभ का आकार है। चलो सबसे पहले अपन कैटेगरी वाइज करते हैं। पहले 2D के जितने भी एरिया होते हैं वो फाइंड आउट करेंगे, फिर 3D में अपन इंटर करेंगे, सॉलिड सरफेस का अपन एरिया निकालेंगे। इसका जब सीधा सा एग्जांपल है कि जब अपन किसी सिनेमा हॉल में जाते हैं तो 3D एक ऐसा एक्सपीरियंस देता है कि जब जो भी सीन चल रहा है वो अपने सामने चल रहा है। ऐसे लगेगा कि जो तीसरा एंगल है एक बार अपने ऑपोजिट में बनेगा, एक बार अपने फ्रंट में आके बनेगा। तो इसलिए ऐसा लगेगा, जब 3D मूवी देखने का एक्सपीरियंस ये होता है कि ये जब चीजें हैं वो लाइव में चल रही हैं, अपने जो दैनिक जीवन में है वैसा ही कुछ हो रहा है। उसका मतलब होता है 3D सरफेस का जो अपनी मूवी बनी होती है आज के टाइम में, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, तो इस प्रकार वो उनमें 3D का एक्सपीरियंस ये होता है कि तीन एंगल बनते हैं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस तो पर्दे पे बनते हैं, जेड एक्सेस का है कि एक बार वो चीजें बिहाइंड द सीन बनेंगी, और एक बार जो चलचित्र चल रहे हैं, जो एनिमेशन चल रहा है, वो एक बार अपने इतने पास आगे बनेगा कि अपन को लगेगा कि एकदम बिल्कुल पास ही चल रहा है, अपने जब सामने चल रहा है, अपन लाइव में चल रहे, इतने खो जाएंगे। तो देखो, ये 3D का ही एक्सपीरियंस है। अब देखो कि अपने पास जितने भी एग्जाम्पल हैं, जैसे अपन नॉर्मली एक पेपर लेते हैं, उस पर एक डायग्राम बना दिया, एक अखबार, एक ये छोटा सा कॉपी का पेज है, इस पे अपन ने सीधा ये बनाया तो ये त्रिभुज बन गया, इसमें 4 लाइनों का बना दिया तो चतुर्भुज बन गया, इसमें आयत बन गया, वर्ग बन गया, घन बन गया। ठीक है, जब बात करते हैं अपने घर में, माचिस की छोटी सी डिब्बी होती है वो घनाभ का रूप होती है, घर में एक संदूक होती है वो घनाभ का रूप होती है।
घर में एक टीन पीपा होता है वो घनाभ का रूप होता है, ऐसे ही एक चौक का डब्बा होता है वो घन का आकार होता है। जब बात करते हैं क्रिकेट बॉल की, ग्लोब की, पृथ्वी की, तो वो स्फीयर में आ जाती है। जब बात करते हैं टंकी की तो शंक्वाकार। जब आपने देखा होगा कि एक जोकर होता है वो किसकी टोपी लगा के रखता है, शंकु के आकार की। देखो ऊपर से खुली होती है, नीचे से खुली होती है, वो इस प्रकार से होती है। दूसरा एग्जांपल, जब इंडियन आर्मी के जितने भी कैंप फायर होते हैं कि जहां पे लोग रहते हैं वो तंबुआकार में रहते हैं, तो वो भी एक उनकी आकृति होती है शंकुआकार। बात करते हैं जब घर की अपनी टंकी गोलाकार होती है तो वो क्या बन जाएगी, बेलन के आकार की बनेगी। ठीक है, तो ये 3D, ये जो सॉलिड सरफेस है उनकी बात हो रही है, ये जो अनसॉलिड सरफेस है उनकी बात। जैसे 2D 3D में मैंने डिवाइड करा है। चलो आज अपन बात करते हैं 2D के जितने भी एरिया होते हैं, जितने भी सरफेस होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज से रिलेटेड। सबसे पहले बताएंगे कि त्रिभुज होता क्या है, फिर बात करेंगे कि इसके एरिया निकालते कैसे हैं और टाइप क्या होता है। इंट्रोडक्शन मैंने करवाया है, अब बात करते हैं एरिया, क्षेत्रफल। और किसकी बात करें, सबसे पहले 2D सरफेस की। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं त्रिभुज, ट्रायंगल। बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है कि जिसमें 3 भुजा होती हैं, 3 कोण होते हैं, उसके एक आकृति का नाम दिया जाता है। सभी एक दूसरे से कोने कनेक्टेड होते हैं। देखो 3 भुजा है, क्या त्रिभुज है? जी बिल्कुल नहीं है, कि एक दूसरे से टच होनी चाहिए, एक दूसरे से मिलनी चाहिए। 3 भुजाएं और 3 कोण से मिली हुई बंद आकृति अपन की क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, सभी को पता है त्रिभुज। अब देखो त्रिभुज की कैटेगरी क्या होती है। त्रिभुज 3 प्रकार का मोस्टली होता है, समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। बाकी अगर आप उसको अधिक वाला बना सकते हैं, समकोण वाला बना सकते हैं, तो इस प्रकार का होता है। देखो समबाहु त्रिभुज में क्या होती है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं वो समबाहु त्रिभुज। जिसकी 2 भुजाएं, ये ए है, ये ए है, ये ए है। जब मैं बात करता हूं कि जिसकी त्रिभुज की सभी, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, ये ए और ये बी है। जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं वो विषम समद्विबाहु, और जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, ये ए मान की है, ये बी की है, ये सी की है, तो ये विषम बाहु। अब आपने बेसिकली देखा है कि त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक पुराने जमाने से चर्चित फॉर्मूला आ रहा है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। देखो इसकी जब ज्योमेट्री होगी, कैसे बनते हैं, किस प्रकार से होंगे, इसके अंदर परिवर्त, अंतःवर्त, वो क्लास अपन ज्योमेट्री में करेंगे। बाकी यहाँ पे सिर्फ अपनी क्लास है वो एरिया से रिलेटेड है। जो ये क्लास है ये सभी एग्जाम में काम आएगी, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंक का एग्जाम हो, और चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे किसी भी पुलिस का हो। ठीक है, तो एरिया सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रकार से 2 या 3 क्वेश्चन इंटर रिलेटेड बनते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला का खेल है। सबसे पहले अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। जब आपके पास एक त्रिभुज है, उसका आधार दे रखा है, उसकी ऊंचाई दे रखी है, तो आप उसमें फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। फिर जब क्या होता है कि त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो ना, तो आधार, देखो ये मेरी 5 सेमी है, ये मेरी 5 सेमी है, और ये भी मेरी 5 सेमी, यानी ए बी सी, यानी ए से लेके बी तक 5 सेमी है, बी से लेके सी भी 5 सेमी है, और ए से लेके सी भी 5 सेमी है। ठीक है, तो इस प्रकार की कैटेगरी को अगर अपन सोल्व करना है, अपन को इसका एरिया निकालना है, तो समबाहु त्रिभुज के लिए एक फॉर्मूला आता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो √3/4 गुणा में भुजा स्क्वायर। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका आप इसको ऐसे कर दो, बाई पार्ट कर सकते हो।
ठीक है। और आपको प्रमेय पता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है? देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। जो मेरी बीसी भुजा है वो आधी हो गई, और ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, दूसरा एक समकोण त्रिभुज गया। समकोण त्रिभुज क्या बोलते हैं? जिसको क्या बोला जाता है समकोण त्रिभुज में? किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो तो वो क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। दूसरे कोण 60-30 का हो सकता है, 45-45 का हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जिसमें एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। तो अपन यहां से इसको समद्विबाहु त्रिभुज में कन्वर्ट कर लिया, समबाहु त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज में कन्वर्ट कर लिया। और यहां देखो ये हो गया आधार, ये हो गई इसकी ऊंचाई। और इसको ऐसे ना बोलो तो आधार लंब, देखो ये एक डायग्राम मैं अलग से बना देता हूं। ये बन गया मेरा आधार, ये बन गया मेरा लंब, और ये बन गया मेरा कर्ण। ठीक है। अब इसका देखो ये निकालने के लिए आधार दे रखा है, लंब दे रखा है, तो कर्ण कैसे निकाला जा सकता है? पाइथागोरस प्रमेय बोलती है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला नहीं याद रहता है तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर ले सकते हो। अगर ये इससे नहीं निकाल पा रहे हो तो आप इससे भी निकाल सकते हो, दोनों में किसी से भी निकाल सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जिसकी दो भुजाएं हो उस प्रकार का, तो जिसकी देखो दो भुजाएं बराबर हो, ये वाली और ये वाली बराबर होगी, या ये वाली बराबर हो रही है, तो उस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। देखो कैसे? ये मेरा 90 डिग्री का एंगल है, ये 45 और ये 45, ABC, ये 5 सेमी, ये 5 सेमी, और ये लगभग 8 सेमी मान लिए अपन ने। तो देखो इन दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा। ये दोनों तो हो सकता है 90 डिग्री का एंगल है और ये समद्विबाहु त्रिभुज भी है, तो अपन इसको निकाल सकते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से भी निकाल सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे कि विषम बाहु त्रिभुज आ गया और अपन को एरिया निकालना है। बात क्या हुई? एक त्रिभुज ऐसा है, देखो विषम बाहु, आप सभी इसको नोट करते जाएं। त्रिभुज के जितने भी ट्रायंगल का एरिया निकालना उसके लिए मैंने बता दिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। एक फॉर्मूला हो गया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, एक फॉर्मूला हो गया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब बात करते हैं कि एक त्रिभुज है, उसकी सभी भुजाएं अलग अलग है। ये 5 सेमी है, ये 7 सेमी है, ये 9 सेमी है। अब देखो कि इसका एरिया निकालना, ना तो हम इसमें सभी भुजाएं भी अलग हैं, सभी कोण भी अलग है, ना समकोण बन सकता है, ना इसको डिवाइड कर सकते। अगर इस प्रकार की अपने पास पोजीशन आती है तो उसके लिए आता है हीरोज फॉर्मूला। हिंदी वाले हीरे का सूत्र। देखो इसमें क्या होता है? √S इंटू S-A, S-B और S-C। ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया? अब S कहां से लेके आए? S अपन सभी भुजाओं का योग, यानी A + B + C/2। ये अपना आ गया S, सभी भुजाओं का योग, उसका बट्टे में 2 करना, क्या आ जाएगा अपने पास? हीरो के सूत्र वाला S आ जाएगा। देखो अपना पास क्या आ गया? ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो सबसे पहला फॉर्मूला है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। दूसरा फॉर्मूला है कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो तो अपन क्या लिख सकते हैं? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तीसरा सिचुएशन यह है कि जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं हो तो उसके लिए उसका एरिया कैसे निकाला जाता है? हीरे का सूत्र लगाओ और उसमें सबसे पहले क्या है? √S मल्टीप्लाई में S-A, S-B, S-C, और इसका S कहां से लेके आएंगे? तो सभी भुजाओं का ऐड करो और उसमें 2 का डिवाइड कर दो, वहां से क्या आ जाएगा? अपना S आ जाएगा। देखो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 3 फॉर्मूले सबसे बेस्ट हैं। इसके अलावा कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिससे अपन ये निकाल सकते हैं। बाकी देखो अपन जब ट्रिग्नोमेट्री में बढ़ेंगे तो अपने पास क्या होगा? एक भुजा होगी, एक एंगल होगा, तो उस सिचुएशन में अपन निकाल सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन आज की सिचुएशन में अपन ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अपन सिर्फ क्या निकाल रहे हैं? एरिया निकाल रहे हैं। अपन को ये नहीं पता कि ये थीटा दे रखा है, कितना दे रखा है, वरना अगर जब ट्रिग्नोमेट्री में बढ़ेंगे तो लाल बट्टे कक्का
जिससे एक साइड और एक भुजा दी हुई हो, एक साइड और एक एंगल दिया हुआ हो, तो अपन उसमें लंब भी निकाल सकते हैं, उसका आधार भी निकाल सकते हैं और उसका करण भी निकाल सकते हैं। लेकिन अपन को क्या चाहिए, अपन को एक फॉर्मूला से सीधा डायरेक्ट अपने पास क्या है कि अपन एरिया की बात करें, अपन 2D सरफेस की बात करें, ना कि ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं। जब बात ट्रिग्नोमेट्री की होगी तो उसको इस अपने त्रिभुज को अपन डिटेल में करेंगे। उसमें सबसे मोस्टली यूज होता है समकोण त्रिभुज, कि जिसमें एक एंगल 90 डिग्री दिया हुआ होता है, बाकी दूसरा एंगल 45 का है, 60 का है, 30 का हो सकता है, तो फिर अदर देन 90 का भी हो सकता है। तो उसी हिसाब से अपन इस पोजीशन को निकालेंगे। ठीक है, आई होप सभी को त्रिभुज के बारे में इतना ओवरव्यू मिल चुका होगा। अपन बात करते हैं अब 2D सरफेस में नेक्स्ट डायग्राम की, चतुर्भुज। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो मैं करवा दूंगा, अभी करवा देते हैं। चलो एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेमी है तथा उसकी ऊंचाई 6 सेमी है। तो एक त्रिभुज का आधार, एक समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेमी है तथा उसकी ऊंचाई 6 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल तथा उसका कर्ण क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने एक बार रिपीट कर देता हूं। एक समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेमी है तथा उसकी ऊंचाई 6 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल एवं उसका कर्ण क्या होगा। ठीक है, देखो एक बार डायग्राम बना देते हैं। समकोण त्रिभुज की बात बोली है तो उसमें एक कोण हमेशा, समकोण की जैसे ही बात आई तो एक कोण 90 डिग्री का होगा। ये कोण 90 डिग्री का दे रखा है आपको। इस वाले एंगल से इस वाले एंगल से कोई लेना देना नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। आपको आधार बोल दिया, तो समकोण त्रिभुज की अगर आधार की बात करें तो जिसपे त्रिभुज टिका हो वो क्या होता है, आधार होता है। ये अपना आधार हो गया, ये अपना लंब हो गया, ये अपना क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसके एरिया की। 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यहां से अपन इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब आपके सामने बात आई, पोजीशन आ गई कि आधार भी है ऊंचाई भी है, तो अपन इसको इजीली फॉर्मूले में रखेंगे। 1/2 आधार अपना दे रखा 8, ऊंचाई अपनी दे रखी है 6, और यहां से अपन डिवाइड करा तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना क्या आ गया, एरिया आ गया। अब आपके सामने आधार दे रखा है इसका 8 सेमी, लंब दे रखा है इसका 6 सेमी। आप इस त्रिभुज को ऐसे भी टिका सकते हो, इसको ऐसे रोटेट कर लिया और ये हो गया मेरा 6 सेमी और ये होगी मेरी 8 सेमी। जब आप किसी त्रिभुज का लंब को आधार बना देते हो, आधार को लंब बना देते हो, तो भी उसके एरिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, इसको आपने ऐसे रोटेट किया तो बात क्या होगी, चाहे ऊंचाई को इधर गुणा कर दो चाहे ऊंचाई को इधर गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात क्या होगी, 1/2 6 × 8 वही 24 आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कर्ण की। आपने दूसरे किसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट पूछा कि कर्ण क्या होगा उसका, तो k² क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि एक त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री का है तो उसमें क्या होती है कि लंब का स्क्वायर 2 भुजाओं के वर्ग का स्क्वायर तीसरी भुजा के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात पाइथागोरस थ्योरम बोलती है। यानी तीसरी भुजा k है, 2 भुजा है, एक a है एक l है, इन दोनों का स्क्वायर का योग इसके स्क्वायर के बराबर होगा। यानी k के स्क्वायर बराबर l² प्लस a का स्क्वायर। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण मैंने मान लिया कि कर्ण निकालना, तो k² देखो इंग्लिश मीडियम वाले हाइपोटेनियस बेस और जो तीसरा है परपेंडिकुलर।
हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस हो गया मेरा कर्ण, बेस हो गया मेरा आधार हो गया, और परपेंडिकुलर हो गया मेरा लंब। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। पी परपेंडिकुलर लंबवत हो गई, बी हो गया बेस, और एच हो गया उसका कर्ण हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, के स्क्वायर इक्वल टू अपने पास एल की वैल्यू क्या दे रखी है, अपने एल 6 है प्लस ए अपना 8 है, यानी इन सभी को जोड़ेंगे 36 प्लस 64 और इसका रूट करेंगे तो अपने पास 10 सेमी आ जाएगा। ये क्या आ गया, अपना कर्ण आ गया 10 सेमी। ठीक है, जब आपको ये सब दे रखा है और आपको इसके बारे में पूछा है कि उसका कर्ण क्या होगा, उसका आधार क्या होगा, उसका लंब क्या होगा, इस पोजीशन से अपन पाइथागोरस लगाएंगे। दूसरी पोजीशन से सिर्फ एरिया पूछा है तो अपन क्या लगाएंगे उसमें, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। जब बात करते हैं समांतर समबाहु त्रिभुज की, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप सभी को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 9 सेमी है, या 16 सेमी लिख दो, 16 सेमी है। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 16 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 16 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो आपके सामने क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, रिपीट कर दिया है। देखो कि डायग्राम, सबसे पहले डायग्राम देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होगी, उसकी सभी भुजाएं इक्विवेलेंट होगी, यानी ये 10 सेमी की है तो दूसरी ये भी 10 सेमी की होगी और तीसरी ये भी 10 सेमी की होगी। ठीक है, अब देखो कि इसको अपन दो तरीके से करेंगे। पहले वाला जो नॉर्मल जर्मन फॉर्म है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, सिर्फ कुछ याद नहीं रखना, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, चलो यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, 16 सेमी है। ठीक है, अपने पास फॉर्मूला दे रखा आपको √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज का डायरेक्टली फॉर्मूला है। ठीक है, इससे मान रखेंगे √3/4 इंटू 16 × 16, ये इससे डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम 64 √3 आ गया, ये क्या आ गया, सेमी स्क्वायर। ठीक है, जब आपके पास भुजा 16 सेमी है, डायग्राम अपना समबाहु त्रिभुज बोल रखा है क्वेश्चन में, तो अपन को ये 16 ये 16 ये 16 मानने में कोई हर्ज नहीं है। जब अपने पास ये फॉर्मूला अगर आप भूल जाते हो तो क्या करोगे, ये त्रिभुज है मेरा, ठीक है, ये 16 है, ये 16 है, ये 16 है। अब देखो कि जब सभी भुजाएं बराबर हैं तो सभी एंगल भी बराबर होंगे, 60 60 60। ठीक है, अब देखो कि ये ए, ये बी, ये सी, एक त्रिभुज की बात कर रहा हूं एबीसी, जिसकी भुजा, हर भुजा 16 सेमी है, और अपन भूल गया कि उसका √3/4 इंटू साइड स्क्वायर भूल गए। तो इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, यहां से इस पे एक लंब डाल दो, यानी यहां से लेके यहां पे, जब कोई भी दो भुजाएं बराबर हो और उसके बीच का अगर ये ए बी और इसको बराबर बराबर भागों में बांटा गया तो ये वाली इस वाली के इक्वल होगी कि नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जब ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है और ये ऊपर वाला एंगल है, तो इसको हाफ करा है, तो सामने वाली भुजा को जहां पे बाइसेक्ट करेगा, जहां पे काटेगा, वो उसको दो बराबर बराबर भागों में बांटेगा, और इस बात को अपन, ये हो गया 90 डिग्री। अब चाहे ये वाला ए, यहां मैं बहुत पॉइंट दे देता हूं ओ, चाहे तो त्रिभुज ए ओ सी में बात कर लो, चाहे त्रिभुज ए ओ बी में बात कर लो, जिसमें अच्छा लगे उसी में बात कर लेते हैं। ये अपनी 60 है, ये अपनी 8 है, ये अपन को निकालनी है, यानी आधार अपने पास 60 का हाफ हो गया, 8 हो गया।
ये 8 हो गया, ये 16 है, ये 16 है। ठीक है, मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं क्या? ये 16 है, ये मेरी x मान ली और ये मेरी 8 है। अब देखो ये क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या बोलती है? कर्ण का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और अपने पास क्या नहीं है, सिर्फ लंब ही नहीं है, परपेंडिकुलर ही नहीं है। यानी अपन यहां से लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर 8 और इसका स्क्वायर हो गया ये, प्लस लंब का स्क्वायर l और यहाँ पे स्क्वायर लिख लिया। यानी 16 की स्क्वायर लिखेंगे 256 माइनस इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 64 इक्वल टू l का स्क्वायर, और 64 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 192। ओबियसली यही आ रहा है, और यहाँ मेरा आ गया l स्क्वायर, और l की वैल्यू अगर निकालें तो √192। ठीक है, अब देखो कि 16 गुणा 12 कितना होता है, 192 होता है। 16 गुणा 12 फैक्टराइजेशन करें, और भी अगर छोटा कर सकते हैं तो देखो 36 6 216 होता है, तो ये तो नहीं होगा। 48 गुणा 4 हो सकता है, तो वो भी अपने काम नहीं आएगा। अपन क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज करके 4 मल्टीप्लाई में 3 इसको लिख सकते हैं 16 गुणा 4 गुणा 3, और यहां हो जाएगा मेरा 64। देखो इजीली लिखा जा सकता है 64 गुणा में 3 192 के लिए, और यहां हो गया 8 मेरा सीधा हो गया √3 हो गया। यानी ये कितनी आ गई 8√3। जब आपको ये बोला गया कि आपका आधार है वो 8 है और उसकी ऊंचाई 8√3 आ गई, तो आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालोगे, देखो कैसे निकालोगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार कितना 1/2, आधार कितना अपना, देखो इस वाले अगर बात की करते हैं तो इसका आधार 8 है और इसकी ऊंचाई कितनी है 8√3। ठीक है, सिर्फ इधर इधर वाले की, और इतना ही इधर है, आधा इधर है आधा इधर है, यानी दोनों को जोड़ देते हैं 1/2 8 गुणा 8√3। ठीक है, एक तरीका ये है। अगर आप इसको ऐसे नहीं लिख पा रहे हो तो 1/2 पूरा बेस कितना है इसका, ये त्रिभुज यहां से लेके यहां तक 8√3 सेंटीमीटर लंबा है, और यहां से लेके इसका आधार कितना हो गया 16 सेमी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/16 1/2 × 16 × 8√3। इस वाले को सोल्व कर लो, इस वाले को सोल्व कर लो, या 4/3/4 इंटू साइड स्क्वायर। बात एक ही है, और सभी में आंसर क्या आएंगे, इक्वली आएंगे। करो प्रूफ, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर कितना है 16 × 16, यहाँ पे आ गया 4 और 16 16 4 64 64√3 आना चाहिए। ठीक है, और ये क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। यहाँ इसकी बात करते हैं तो देखो ये 4 32√3 प्लस इसका 4 32√3। ठीक है, 32√3 और 32√3 जोड़ो दोनों को 64√3। आई बात समझ में। √3 अगर मैं बाहर ले लूं तो यहाँ क्या बच जाएगा 32 प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 32, जिसको जोड़ नहीं आता उसको बता देता हूँ 64, और बाहर मल्टीप्लाई में √3 है तो 64√3। आई होप सभी को दोनों चीजों से अपनी समझ में आया होगी। अगर कभी आप फॉर्मूला भूल जाते हो कोई इश्यू नहीं है, कोई टास्क नहीं है कि आप फॉर्मूला भूल गए तो आपके पास दूसरा हथियार होना चाहिए कि आप इसका फॉर्मूला उसको निकाल सकते हो। अब इसी को तीसरे वाले फॉर्मूले से, जब इसी की बात हो, आपको दोनों फॉर्मूले भूल गए, आप पाइथागोरस भी नहीं आती आपको लगाना, हीरे का सूत्र जरूर आता है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, एक क्वेश्चन को 3 फॉर्मेट में बता दूं तो कभी भी आप लाइफ में नहीं भूलोगे कि एक त्रिभुज का एरिया कैसे निकालना है। ठीक है, देखो डायग्राम मेरा ये बोल रहा है
ये भी 16 है, ये भी 16 है, ये भी 16 है। और हीरे का सूत्र आपको याद है, तो रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, सभी का मल्टीप्लाई है। आपका एस क्या है, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, ठीक है। यानी मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 16 गुणा में 3 बटे में 2, 16 1 16 2 16 3, यानी 3 को गुणा कर दिया और इसको रख दिया मैंने 8, यानी एस इक्वल टू कितना आ गया, 24 आ गया। अब यहाँ इसमें रखोगे आप हीरे के सूत्र में, तो 24 गुणा, ये रखो 16, 24 में से 16 घटाओगे कितने बच गए, 8 8 और 8, ठीक है। और सभी का देखो रूट में लगाया तो इन दोनों का आ गया कितना, 8 आ गया बाहर। अब इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 8 गुणा 3, देखो इसको फैक्टराइज कर लिया तो यहाँ कितना आ गया, 1 और 8 आ गया, और एक और कितना आ गया, 3 आ गया, और 3 के ऊपर कैप लगी है तो यहाँ क्या हो गया, 64 रूट 3। आई होप सभी को तीनों फॉर्मेट में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि अगर आपके पास डिफरेंट भुजा हो, हीरे का फॉर्मूला है और डिफरेंट भुजा है, मैं बोल दूं कि ये वाला मेरा है और ये मेरी 6 सेमी, ये मेरी 8 सेमी, ये मेरी 10 सेमी, और आपको नहीं पता कि इसमें एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये आपको पता है कि ये पाइथागोरस लग रही है इसमें, लेकिन ये आपको नहीं पता, नहीं जानना है, नहीं निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसका फॉर्मूला निकालने के लिए, इसका एरिया निकालने के लिए आपको नहीं बोला कि इसमें एक 90 डिग्री का एंगल है, आपको ये बताया कि एक त्रिभुज में ए बी भुजा है वो मेरी 6 सेमी है, BC भुजा है मेरी 8 सेमी है, और AC भुजा है मेरी 10 सेमी है, और फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सभी भुजाओं का क्या करोगे, S इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी, यानी मैं इसको A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया, इसको C नाम दे दिया, और मैं इसके लिए फॉर्मूला लिख दिया A 6 प्लस 8 प्लस 10, और यही मैंने बटे में 2 निकाल दिया, 14 और 10 24, यहाँ से S की वैल्यू आ गई मेरी 12, और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए वही सब फॉर्मेट करने पड़ेंगे। S की वैल्यू 12 आ रही है, और आपको निकालना है कि इसका एरिया क्या है। आपके सामने एक त्रिभुज दिया है, उसका ये नहीं पता, और उसकी जैसे मैं माप लिख देता हूँ, AB इक्वल टू 6 सेमी, BC इक्वल टू 8 सेमी, और AC इक्वल टू 10 सेमी है, ठीक है। और आपको इसका एरिया निकालना है, तो आपने S निकाल लिया, 8 6 14 और 10 24, 24 में 2 का डिवाइड करा, S की वैल्यू आ गई 12, और आपको अब फॉर्मूला लगाना है हीरे का सूत्र, S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। क्या करोगे इसके लिए, आप S की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12, और देखो अब यहाँ पे आगे आ जाओ, 12 में से आपको 1 घटाना है, 6 घटाना है तो 6 बच गया, यहाँ से 8 घटाना है तो 4 बच गया, और यहाँ से 10 घटाना है तो 2 बच गया। आपके पास क्या आना चाहिए, 6 सेमी आधार पे ये और ये है, ठीक है। इसका एरिया निकालना है, निकालो, 12 गुणा में 4, इसको मल्टीप्लाई करके मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे कितना आ गया 12, यहाँ पे कितना आ गया, रूट हटने के बाद देखो इन दोनों का बन गया 1, ये आ गया, इन दोनों का बन गया क्या 2, 4 का 2 बन गया, यानी कितना आ गया 24 सेमी स्क्वायर। ये क्या है मेरा हीरे के फॉर्मूले से, जिसकी भुजा 6 सेमी 8 सेमी और 10 सेमी है। इनडायरेक्टली ये कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, क्या बोल रहा है इनडायरेक्टली, क्या बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, लेकिन अपन को सिर्फ फिगर देखने के बाद, मैं नहीं बोलता कि समकोण त्रिभुज, आपको भी नहीं पता, लेकिन आपने फॉर्मूला निकाला, आपने सब कुछ करने के बाद आपको पता चला कि जब 6 8 और 10 का कोई कॉम्बिनेशन हो, 3 4 5 का कोई कॉम्बिनेशन हो, तो इन दोनों की स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्विवेलेंट होगी, इन दोनों की स्क्वायर का योग इसके स्क्वायर के योग के बराबर होगा। ये क्या बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम बोलती है। यानी इसने आपने इसका 24 एरिया निकाला। अब देखो क्रॉस चेक करो,
जब आधार इसका 6 हो और ऊंचाई इसकी 8 हो, तो आप इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी यहां से मैं 4 हो गया और ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हो। आपके सामने 3 ही फॉर्मूले हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। किसी भी त्रिभुज को अपन 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। ज्यादा अगर आप बढ़ाओ तो वो आप ज्योमेट्री में चले जाओगे, क्या बोलते हो कि समकोण त्रिभुज हो गया, अधिक कोण त्रिभुज हो गया, न्यून कोण त्रिभुज हो गया, जिसमें एक कोण 90 डिग्री से है वो न्यून कोण, एक कोण 100 से 90 से अधिक है वो अधिक कोण हो गया, समकोण जिसका एक एंगल 90 डिग्री है। तो देखो इतना डीप नहीं करना, आपको सिर्फ एरिया निकालना है। एरिया निकालने के मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे। सबसे मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। जब सभी भुजाएं इक्विवेलेंट हो तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर भुजा स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला ये बनता है हीरे का फॉर्मूला, जिसमें आपको कुछ नहीं समझ में आए, ना आधार का पता लग रहा, ना ऊंचाई का पता लग रहा, ना समकोण का पता लग रहा, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? हीरे का सूत्र लगाओगे, S = A + B + C बट्टे में 2, और साथ में क्या करना है आपको? S रूट लगाओगे, √S - A S - B S - C सभी की मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो, वही आपका क्या हो जाएगा? एरिया आ जाएगा। आई होप सभी को त्रिभुज का जितना भी एरिया है, सरफेस एरिया है, उसका क्षेत्रफल है, जैसे 2D डायग्राम का पहला चैप्टर के अकॉर्डिंग त्रिभुज है वो अपना फिनिश हो चुका है। कल इसमें लेके आएंगे चतुर्भुज। जब ज्योमेट्री होगी तो अपन इसके अंदर अंतःवर्त, परिवर्त, माध्यिका, माध्य सभी प्रकार की जो सिचुएशन होंगी वो पुटअप करेंगे। शीर्षक क्या होते हैं, शीर्ष क्या होते हैं, शीर्ष लंब क्या होता है, समद्विभाजक क्या होता है, लंब समद्विभाजक क्या होता है, भुजा क्या होती है, भुजा का आधा क्या होता है, अपन उस ज्योमेट्री में सभी डिटेल से करेंगे। एसएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग रेलवे में भी चीजें ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग पूछी जाती हैं, लेकिन जब पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आती है तो ये चीजें सभी एग्जाम में पूछी जाती है। ज्योमेट्री वाला पार्ट अगर अपन बैंक के आरआरबी आईबीपीएस की बात करें तो उनमें नहीं आएगा। चलो सभी एक प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए एक खुशखबरी है कि आज अब नौकरी लगना और भी आसान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भारत सरकार ने एक नया नेशनल एजुकेशन टेस्ट सिस्टम शुरू किया है, जिसमें क्या हो कि एक ही फॉर्म में क्या हो जाएगा कि आपको अलग अलग फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। अगर किसी को बैंक में जॉब लगना है, किसी को रेलवे में जॉब लगना था और किसी को एसएससी में जॉब लगना है, तो उसके लिए क्या होता था कि पहले बैंक के फॉर्म भरो, रेलवे की पोस्ट है तो रेलवे में फॉर्म भरो, और एसएससी की पोस्ट आती है तो एसएससी में फॉर्म भरो। ऐसे यहाँ पे देखो 850 से 1000 रुपये एक फॉर्म का लगता है, यहाँ से 500 रुपये एक फॉर्म का लगता है, यहाँ से 150 से 200 रुपये एक फॉर्म के लगते हैं, मान लेते हैं 100 रुपये एक फॉर्म के लगते हैं। और भी अदर देन किसी मल्टीनेशनल कंपनी की, जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनी होती है उनमें अगर बात होती है तो उसमें भी सिलेक्शन होता है। किसी में गेट एग्जाम के बेस पे होता है, किसी में नॉन टेक की पोस्ट होती है तो नॉर्मली एग्जाम के बेस पे होता है, किसी में अप्रेंटिस की पोस्ट पे सिलेक्शन होता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि एक बंदा जब प्रिपरेशन कर रहा है तो अगर बैंक के 1 साल में 5 फॉर्म लगाता है, रेलवे के 1 साल में 2 फॉर्म लगाता है और एसएससी के 1 साल में 5 फॉर्म लगाता है, तो वो देखो अलग अलग प्रिपरेशन करते करते और खर्चा भी ज्यादा हो जाएगा। उस सिचुएशन से क्या होएगा कि बैंक की प्रिपरेशन करने वाला का इजीली एसएससी और इजीली रेलवे नहीं निकल पाता। क्यों नहीं निकल पाता? क्योंकि बैंक का पैटर्न है वो डिफरेंट है, रेलवे का पैटर्न है वो डिफरेंट है, और एसएससी का पैटर्न है वो डिफरेंट है। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर पूछा जाता है। इसमें करंट अफेयर प्लस बैंकिंग ना पूछ के जो कांस्टेंट जीके है वो पूछा जाता है, इसमें कांस्टेंट जीके प्लस करंट अफेयर पूछा जाता है। नेक्स्ट इसकी मैथ होती है वो अर्थमेटिक होती है, लेकिन इसकी मैथ होती है वो अर्थमेटिक प्लस एडवांस होती है, इसकी अर्थमेटिक प्लस थोड़ी सी एडवांस होती है, बीच की होती है। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या करेंगे कि यहाँ अपन क्या भारत सरकार कर रही है, क्योंकि सभी को एक कॉमन कर दिया और सभी डिपार्टमेंटों में क्या हो जाएगा, एक मेन टेस्ट हो जाएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीईटी बोल दो, सीएटी बोल दो, जो भी भारत सरकार ने डिसाइड किया है वो हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा कि अगर आपके पास स्कोर आया है 100 में से, आपने पहली बार टेस्ट दिया और उसमें आपके 60 मार्क्स आए, और अब किसी भी बैंक के फॉर्म निकले और आपने उसमें अपनी डिग्री के साथ आपने ये लगा दिया कि मेरे 60 मार्क्स हैं, और वो बैंक आपको हायर करेगा। आप बैंक में जाना चाहते हो तो बैंक हायर करेगा, अगर आप रेलवे में जाना चाहते हो तो 60 मार्क्स में आपको रेलवे हायर करेगा, और एसएससी में जाना चाहते हो तो आपको एसएससी हायर करेगा। अदर देन जब क्या होता है कि आपको ये लग रहा है कि मेरे फर्स्ट साल में जो मैंने टेस्ट दिया है उसमें मार्क्स कम है,
और मेरे को इम्प्रूवमेंट लाना है, तो नेक्स्ट ईयर आप उसको फॉर्म को रिफिल करोगे और नेक्स्ट एग्जाम दोगे। तो अगर आपके इसमें से अगर मार्क्स इंप्रूव हो जाते हैं, +10 कर लेते हो तो 70 हो गए। अगर किसी बच्चे के पढ़ाई की वजह से, कुछ पारिवारिक दिक्कतों की वजह से मान लो कि 5 नंबर कम हो गए, 55 हो गए, तो जिसमें जो भी टेस्ट दिया है वो बेस्ट रहेगा, वो चुना जाएगा आपका। नेक्स्ट इसी बात में एक बात और है, जो क्या होगी, जो बेस्ट टेस्ट होगा वो तो लिया ही जाएगा, लेकिन साथ ही जो स्कोर है ये 3 साल तक वैलिड रहेगा। आप 3 साल तक जो भी वैकेंसियां निकलेंगी, चाहे वो एसएससी की निकलो, चाहे वो बैंक की निकलो, चाहे वो रेलवे की निकलो, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी की निकलो, आप उसमें जाके अपना फॉर्म भर सकते हो, फॉर्म डाल सकते हो, और आपको उसी स्कोर के आधार पर मेरिट लिस्ट में अगर चुना आपका नाम आ जाता है तो आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। चलो, आई होप थोड़ा सा मैंने इसका व्यू दिया है, बाकी इसका अगर एक वीडियो बना के आपको डिटेल में समझा देंगे। आज के लिए इतना ही। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। सभी घर पे रहे, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।